Hello my dear friends, welcome again to my channel. My name is Mohammad Shakil Pathan and today we are going to discuss a calculation of metacentric height. In the previous lecture I just explained what is the metacentric height, how the very large metacentric height ensure the stability of the body. ओके ये सब चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की है कि वाई द लार्ज मेटासेंट्रिक हाइट इज प्रिफरेबल टू मेक अ बॉडी मोर स्टेबल। तो आज हम इस मेटासेंट्रिक हाइट की कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। इसके डेरिवेशन पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला क्योंकि वो किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। हम डायरेक्टली बात करते हैं कि कैसे मेटासेंट्रिक हाइट को निकाला जाता है, क्योंकि आप ये बात जान चुके हैं कि जितनी ज़्यादा मेटासेंट्रिक हाइट होगी बॉडी उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होंगे। जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है मेटासेंटर पे, वो इसको अभी स्टॉप करके मेरा प्रीवियस वीडियो देखे, तभी जाके ये लेक्चर आपको ढंग से समझ में आने वाला है कि मेटासेंटर का मतलब क्या होता है, मेटासेंट्रिक हाइट का मतलब क्या होता है और वाई वी आर कैलकुलेटिंग द मेटासेंट्रिक हाइट फर्स्ट ऑफ ऑल to increase the more stability of the body. So please go the फर्स्ट लेक्चर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ऊपर भी आ रहा है, तो जाइए, थोड़ा आलस मत कीजिए, पहला लेक्चर देखिए और फिर काम वापस यहाँ पर आइए, तब आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी से समझ में आएगा। तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अगर डिफ्लेक्शन बहुत स्मॉल हो तो हम मेटा सेंटर, ग्रेविटी सेंटर और बॉयंसी सेंटर को तीनों को एक ही लाइन पे मान सकते हैं। इसको हम ओरिजिन लेते हैं मेटा सेंटर को, तो जी और एम के बीच की जो डिस्टेंस है जी एम, इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है। अब इस जी एम की हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो देखिए इस जी एम का फॉर्मूला अगर आप लिखूं तो बहुत सिंपल है, बी एम, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी एम में से अगर बी जी को माइनस कर दें तो जी एम आ जाएगा। तो बी एम माइनस बी जी कैन ऑल्सो बी राइट एज जी एम। अब बात आती है बॉयंसी सेंटर की। तो बॉयंसी सेंटर कितना होगा, कहाँ होगा, ये हमें पता होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि बॉडी कितनी पानी में सबमर्ज होगी और जितनी पानी में सबमर्ज होगी तो उसका कौन सा सेंटर, क्योंकि देखिए हमने ये सेंटर कब निकाला है, जब ये लाइन ऑफ एक्शन और ये अभी बॉयंसी सेंटर शिफ्ट नहीं हुआ है, जब लाइन ऑफ एक्शन और सेंट्रोइडल एक्सिस एक ही है बॉयंसी सेंटर का, तो उस केस में आपको बॉयंसी सेंटर के कोऑर्डिनेट बहुत इजीली पता होंगे, तो इसलिए बी आपको पता होता है। ग्रेविटी सेंटर वेट आपने कितना लगाया, जब आपने शिप को पहली बार लगाया होगा तो आपको इजीली डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा, तो ये कोऑर्डिनेट भी आपको पता होते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है बी जी, ये बेसिकली नोन डिस्टेंस है, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट आपको एक्चुअली पता है। जो अननोन है वो है मेटा सेंटर और ये जो डिस्टेंस है बी एम। तो इसका फॉर्मूला जब हम डिराइव करते हैं तो इसका फॉर्मूला आ जाता है आई बाई वी माइनस बी जी। ओके, आई सब लोग जानते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वी क्या होता है, वॉल्यूम होता है, लेकिन इसको भी हम अभी देखेंगे। तो इसको देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सपोज अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है, वो पानी में तैर रही, तो मैं इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर किस तरह से निकाला जाएगा या कौन सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर ये होने वाला है। तो सपोज ये इस तरह की बॉडी है जो पानी में तैर रही है। ओके, अब इस बॉडी के दो एक्सिस हो सकते हैं, एक तो ये वाले एक्सिस हो सकता है, एक ये वाला है। इस एक्सिस को बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जो एक्सिस लेंथ के पैरेलल होती है उसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं, और जो एक्सिस लेंथ के परपेंडिकुलर होती है उसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और ये क्या है, हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है। अब देखिए अगर मान लीजिए ये मेरी शिप है, जो कि ये शेप है आपका दिख रहा है, सेम शिप है, अगर ये ऐसे जा रही है तो इसका मतलब ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, इसको बोलूँगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स, मतलब ये वाली एक्सिस ट्रांसवर्स, ये वाली लॉन्गिट्यूडनल। तो जब ये ऐसे शिप जाएगी, ऐसे मूव करेगी, तो शिप दो तरह से डूब सकती है, या तो लहरें सामने से आके टकराएगी शिप पे, तो जब लहरें सामने से आके टकराएगी तो लहरें इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी, सामने से आके टकराएगी तो ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर लहरें साइड से आके टकराए तो ये ऐसे ऐसे रोटेट हो सकती है। मतलब अगर ये शिप है तो या तो ऐसे ऐसे हो सकता है या ऐसे ऐसे ये रोटेट हो सकती है। जब ऐसे ऐसे होता है तो इसको बोलते हैं पिचिंग, और ऐसे ऐसे होता है तो बोलते हैं रोलिंग। तो अगर ये रोटेशन जो है इस एक्सिस का अबाउट हो रहा है, देखो ये वाली एक्सिस के, तो ऐसे ऐसे रोटेशन होगा तो इसको बोलेंगे पिचिंग। तो रोटेशन अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस इज नोन एज पिचिंग, और ऐसे ऐसे ये करेगा तो इसको बोलेंगे रोलिंग। तो रोटेशन अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज नोन एज रोलिंग। तो अगर इसके टॉप व्यू को मैं बनाऊं
तो इसके टॉप व्यू पर दो एक्सिस हो सकती है। देखिए यहाँ पर इसके टॉप व्यू को अगर मैं बनाऊँ, इसे ऊपर से देखूँ तो देखो यहाँ पर लेंथ के पैरेलल ये कौन सी एक्सिस होगी बताना, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, नल एक्सिस, और ये वाली कौन सी एक्सिस होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस। सो अगर बॉडी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो इस मोशन को हम क्या कह रहे हैं, रोलिंग। ओके और अगर बॉडी जो है ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट मोशन कर रही है या रोल कर रही है तो इसे क्या बोलेंगे, पिचिंग। तो अब आते हैं वापस से इस आई पर। तो ये जो होगा इसको हम बोलेंगे लेंथ और ये हो जाएगा हमारा विड्थ बी। तो जो आई है यहाँ पर दो आई हो सकते हैं। अगर मैं इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट आई की बात करूं या फिर आई फॉर रोलिंग की बात करूं तो आई फॉर रोलिंग अलग होगा, अगर आई फॉर पिचिंग की बात करूं तो आई फॉर पिचिंग अलग होगा। सो देखिए यहाँ पर कहानी है कि अगर आई फॉर रोलिंग या फिर आई अबाउट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस की बात करूं तो क्या होगा, देखिए अगर आई फॉर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, मजा आ जाएगा अभी यहाँ पर, आई फॉर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस की बात करूं तो एक्सिस के पैरेलल जो होता है आई, अगर रेक्टेंगल बॉडी की बात करूं तो क्या होगा, बी डी क्यूब बाई 12। तो बी क्या होता है, जो एक्सिस के पैरेलल डायमेंशन है। तो एक्सिस के पैरेलल क्या है, लेंथ है, तो बी की जगह यहाँ पर क्या आएगा, लेंथ आएगा। और डी क्या होता है, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर डायमेंशन है। तो चूंकि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, रोलिंग एक्सिस की, तो इसके परपेंडिकुलर डायमेंशन क्या है, विड्थ है, तो ये हो जाएगा एल बी क्यूब बाई 12। अंडरस्टैंड, ये आई रोलिंग आ जाएगा। अगर मैं आई पिचिंग की बात करूं तो ये हो जाएगा आई ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट। ऑब्वियस सी बात है, पिचिंग एक्सिस की है, पिचिंग के पैरेलल डायमेंशन कौन सी है, बी है, तो यहाँ एल की जगह क्या आएगा, बी। परपेंडिकुलर डायमेंशन क्या है, लेंथ है, तो एल का क्यूब बाई 12 हो जाएगा। तो ये आई फॉर ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट होगा। अब होता क्या है कि अगर सामने से लहरें आके टकरा रही है, अगर सामने से लहरें आके टकरा रही है तो बॉडी ऐसे रोटेट होगी, पिचिंग में डूबेगी। तो जब पिचिंग में डूबती है तो यहाँ पर हम पिचिंग का मेटासेंट्रिक हाइट क्या होगा उसे निकालना है। तो अगर पिचिंग का मेटासेंट्रिक हाइट हम देखें तो पिचिंग का मेटासेंट्रिक हाइट कब निकालेंगे, जब यहाँ आई की जगह हम आई पिचिंग का रखेंगे। मेटासेंट्रिक हाइट फॉर रोलिंग कब आएगा, जब हम आई यहाँ पर रोलिंग एक्सिस के अबाउट रखेंगे। तो जिस भी एक्सिस के अबाउट आप आई रखोगे वो आपको उस एक्सिस के अबाउट मेटासेंट्रिक हाइट बताएगा। इसका मतलब अगर हमारे पास शिप है तो यहाँ पर दो मेटासेंट्रिक हाइट है, एक आई रोलिंग के अबाउट है और एक आई पिचिंग के अबाउट है। रोलिंग के अबाउट अगर मेटासेंट्रिक हाइट निकालनी है तो हमें आई रोलिंग रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। अब अगर मुझे आई फॉर रोलिंग निकालना है, दैट इज मेटासेंट्रिक हाइट फॉर रोलिंग निकालना है, तो देखें यहाँ पर कहानी ये है, जीएम फॉर रोलिंग निकालना है मुझे। तो जीएम फॉर रोलिंग के लिए, अरे मज़ा आने वाला है, रोलिंग के लिए क्या लिखना पड़ेगा, आई फॉर रोलिंग अबाउट वी, वी के भी बारे में अभी डिस्कस करेंगे, माइनस बी जी। और अगर जीएम फॉर पिचिंग निकालना है मुझे तो पिचिंग के लिए क्या लिखना पड़ेगा, आई फॉर पिचिंग अबाउट वी माइनस बी जी। अरे तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता है कि वही पोसाइडन पिक्चर का एक सीन है जिसके अंदर वो बोलता है कि सुनामी की लहरों से भी हम बच सकते हैं। ऐसे सामने से सुनामी की लहरें अगर आएगी तो हम, उसका शिप ऐसे जा रहा होता है, पीछे इधर साइड से सुनामी की लहरें आती है, तो कैप्टन बोलता है एक काम करो, उसको घुमा के जिस डायरेक्शन में सुनामी आ रही है उसी में लगा दो। जैसे अगर उस डायरेक्शन में लगाओगे तो आपकी शिप नहीं डूबेगी। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, यहाँ से देखो, यहाँ पर समझ में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा कि सुनामी की लहरों से भी आपके शिप को डूबने से बचाया जा सकता है। कैसे, या फिर वो माउंटेन ड्यू का ऋतिक रोशन वाला एड तो देखा ही होगा, समुद्र के अंदर जाता है और फिर बाहर निकल आ जाता है चमत्कारी रूप से। कई बार आपने रिवर राफ्टिंग में देखा होगा कि जो नाव है अंदर चली गई और फिर वापस बाहर निकल आई। अरे नाव के अंदर जब पानी घुस गया तो नाव तो पलट जानी चाहिए थी, डूब जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो वापस आ गई बाहर। ऐसा कैसे होता है? देखो साफ बात है, मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा मेटासेंट्रिक हाइट होगी उतनी ज़्यादा बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। लार्ज मेटासेंट्रिक हाइट इंश्योर दैट कि जितना बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो बॉडी का, लेकिन फिर भी वो बॉडी, अगर बहुत ज़्यादा मेटासेंट्रिक हाइट है तो ये भी हो सकता है कि बॉडी इतनी डिफ्लेक्ट हो जाए और वापस से सीधी हो जाए।
तो लार्ज मेटासेंट्रिक हाइट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी, इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी। एंड कैन यू लुक देयर, वी हैव अ 2 आई। तो अगर मैं आई पिचिंग की बात करूं तो यहां बी एल का क्यूब, यहां आई फॉर रोलिंग बात करूं केवल बी का क्यूब। बच्चा भी बता देगा सर कि सर कोई भी शिप जब हम डिजाइन करते हैं तो उसकी लेंथ उसकी विड्थ की तुलना में काफी गुना ज्यादा होती है, और यहां तो लेंथ का क्यूब हो रहा है। जब लेंथ का यहां पर क्यूब हो रहा है तो होगा क्या, ये होगा कि आई फॉर पिचिंग बहुत ज्यादा होगा आई फॉर रोलिंग से। तो अगर आई फॉर पिचिंग की बात करूं तो इज वेरी वेरी हाई देन आई फॉर रोलिंग, और फिर आई फॉर पिचिंग इज वेरी वेरी हाई देन आई फॉर रोलिंग। सो दैट मीन्स द मेटासेंट्रिक हाइट इन केस ऑफ पिचिंग इज वेरी वेरी हाई इन केस ऑफ रोलिंग। सो क्या होने वाला है कि पिचिंग की मेटासेंट्रिक हाइट बहुत ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू रोलिंग, जिससे क्या होगा, अगर लहरें सामने से आके टकराती हैं तो मेटासेंटर हाइट बहुत ज़्यादा है, तो शिप को डुबाना इम्पॉसिबल है क्योंकि मेटासेंट्रिक हाइट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर लहरें साइड से आके टकराती है तो एज कंपेयर टू पिचिंग मेटासेंट्रिक हाइट साइड में कम है, शिप आसानी से डूब सकती है। तो जो कैप्टन कह रहा था वो बिल्कुल सही बात कह रहा था कि अगर सुनामी में की लहरें भी आ रही है और आप उसको रोटेट करके उस डायरेक्शन में कर लोगे तो चांसेस है कि शिप नहीं डूबे, क्योंकि इस डायरेक्शन में मेटासेंट्रिक हाइट बहुत ज़्यादा है एंड बॉडी बिकम मोर स्टेबल। वो माउंटेन ड्यू का ऐड याद करो, इसके अंदर ऋतिक रोशन शिप में जाता है और पानी के अंदर जाके वापस बाहर निकल आता है और बोलता है डर के आगे जीत है। उस केस में देखना आप कि जो ऋतिक रोशन है वो शिप उसी डायरेक्शन में मूव करवा रहा है जिस डायरेक्शन से लहरें आ रही है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर उसको फेस करना पड़ेगा आई फॉर रोलिंग। मेटा सेंटर फॉर रोलिंग बहुत कम है, वो ये ऐड ही नहीं बना पाएगा, उसको एक्चुअल में डर लगेगा। उसको डर क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि लहरें सामने से आ रही है और वो भी ऐसे ही तैर रहा है। इसका मतलब ही शिप इज फेसिंग मोर मेटा सेंट्रिक हाइट एंड इफ इट इज मोर मेटासेंट्रिक हाइट, लहरों ने डिस्टर्ब तो करते हैं उसकी शिप को लेकिन वो शिप बाहर आ जाती है, इसलिए वो बहुत चौड़ा करके बोला डर के आगे जीते। कभी रिवर राफ्टिंग का कंसेप्ट देखना, वो पतली सी नाव यूज करते हैं, कई बार नदी के अंदर घुस जाते हैं और बाहर निकल। जब पतली सी नाव यूज करोगे तो उसका लेंथ उसकी विड्थ की तुलना में बहुत ज्यादा होगा, तो जब तक वो ऐसे तैरते हैं सामने से आके लहरें टकराती तो उनकी नाव नहीं डूबती। अगर थोड़ा भी टेढ़ा हो गया तो फिर लहरें आके टकराती और उनकी नाव रोल कर जाती है और डूब जाते। तो उस स्पोर्ट का सबसे बड़ा ट्रिकी पॉइंट यही है कि शिप को या उनकी नाव को बिल्कुल सीधा रखना है, जिस डायरेक्शन में लहरें आ रही है या लहरों के साथ वाली डायरेक्शन में ही उनकी नाव को रखना है, तभी वो पिचिंग एक्सिस के अबाउट डूबेंगे। नहीं अगर रोलिंग एक्सिस की तरफ अगर कोई फोर्स आया तो क्योंकि विड्थ कम है, उनका मेटासेंट्रिक हाइट उस डायरेक्शन में कम है, तो उनकी शिप को या उनकी नाव को डूबने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इसीलिए जब हम डिज़ाइन करेंगे तो आई फॉर पिचिंग ऑलरेडी ज़्यादा है, आई फॉर पिचिंग इतना ज़्यादा है कि उसको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो कंसंट्रेट करना है वो केवल रोलिंग के एक्सिस के अबाउट करना है। इसलिए जब मेटासेंट्रिक हाइट हम निकालते हैं तो यहाँ पर आई के लिए लिखते हैं आई कौन सा लेना है, रोलिंग का, या फिर डायरेक्टली बोल दो आई लीस्ट, जो डायमेंशन में सबसे कम हो हमें उसको ही लेना है। और यहाँ पर कौन सा वॉल्यूम होता है, ये होता है सबमर्ज्ड वॉल्यूम माइनस बीजी। अंडरस्टैंड? तो आई इज इट इज अ लीस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, लीस्ट मूवमेंट of inertia of top view at liquid surface, इसको भी बात करेंगे लिक्विड सरफेस। और V क्या होता है यहाँ पर, V होता है वॉल्यूम सबमर्ज्ड, V इज अ सबमर्ज्ड वॉल्यूम। सो माय डियर फ्रेंड, अगर देखिए अगर कोई बॉडी ऐसी है, लो सुन लो बात कि यहाँ पर कहानी क्या आ रही है, यहाँ पर कहानी कैसे आ रही है कि मान लो कोई बॉडी ऐसे कोनिकल शेप है, तो अगर आप उसका टॉप व्यू देखोगे तो आपको टॉप व्यू तो ये कैपिटल डी डायमीटर का सर्कल दिखाई देगा ना अगर कोनिकल शेप है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब आई क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए पाई कैपिटल डी की पावर 464, आई यही होता है सर्कल का।
लेकिन ये गलत है क्योंकि इस वाली डेफिनेशन में देखिए इट इज द लीस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टॉप व्यू एट लिक्विड सरफेस। इसका मतलब अगर लिक्विड सरफेस को एक नाइफ मान लिया जाए तो इस कोन को कैसे किधर से काटेगी, यहाँ से काटेगी, और जब ये कोन को ऐसे काटेगी तो यहाँ पर एक स्मॉल सर्कल दिखाई देगा जिसका डायमीटर क्या है, स्मॉल डी है। तो आपको ये कैपिटल डी डायमीटर वाला सर्कल नहीं लेना होता है, आपको स्मॉल डी लेना होता है। इसलिए बोलता है ये कि इट इज़ द लीस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टॉप व्यू एट लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस को नाइफ मान के सरफेस को अगर काट दिया जाए तो जो टॉप व्यू दिखाई देता है उसका आई है ये। और ये वाला जो वॉल्यूम है ये कौन सा वॉल्यूम है, पूरी बॉडी का वॉल्यूम नहीं है, ये बॉडी का वो पोर्शन का वॉल्यूम है जितना वॉल्यूम पानी के अंदर डूबा, मतलब ये वाला वॉल्यूम सबमर्ज्ड वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले में हर टर्म को समझिए। आई क्या है, इट इज द लीस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टॉप व्यू एट लिक्विड सरफेस एंड द वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड। बी इज द buoyancy सेंटर, जी इज द ग्रेविटी सेंटर, सो बी जी इज द डिस्टेंस बिटवीन buoyancy एंड ग्रेविटी सेंटर एंड जी एम इज द मेटासेंट्रिक हाइट। Sometimes this I by V is also known as metacentric radius। तो किसी क्वेश्चन में आ जाए व्हाट इज द मेटासेंट्रिक रेडियस, सो इट्स I by V is a metacentric radius because when we derive this we assume body as a pendulum, we assume a body as a pendulum, metacenter as a fixed point, so the radius of that pendulum become I by V। और उसी डेरिवेशन से ये फॉर्मूला आया है, इसलिए हम I by V को मेटासेंट्रिक रेडियस भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? सो किसी भी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाया जा सकता है अगर उसके मेटासेंट्रिक हाइट को बढ़ा दें। तो सर दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर ऐसी ही बात है कि जितना ज़्यादा मेटासेंट्रिक हाइट होगा उतनी ज़्यादा बॉडी स्टेबल हो गई, तो सर फिर हम इन्फिनिटी मेटासेंट्रिक हाइट क्यों नहीं बना देते सर, हम बहुत ज़्यादा मेटासेंट्रिक हाइट क्यों नहीं इंक्रीज कर देते सर, बॉडी कभी डूबेगी नहीं, चाहे सुनामी आए चाहे कुछ हो, तो जहाज कभी डूबेगा नहीं, डूबने की समस्या खत्म हो गई। नहीं माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि जब मेटासेंट्रिक हाइट को बढ़ाते हैं, मेटासेंटर हाइट को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर दूसरी समस्या आन खड़ी होती है, और वो दूसरी समस्या है टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। आपकी जो बॉडी होती है, जब ये शिप है मान लीजिए डिफ्लेक्ट हुई, तो डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, डिफ्लेक्ट हुई, सीधी हुई, सीधी होने तक क्या होता है, मूवमेंट लगेगा, मूवमेंट लगेगा, मूवमेंट लगेगा, सीधी होने तक मूवमेंट लगेगा, मूवमेंट लगेगा, मूवमेंट लगेगा। लेकिन जब ये बिल्कुल न्यूट्रल कंडीशन में आती है, जब ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन में आएंगी, मूवमेंट लगना जीरो हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें वेलोसिटी जीरो हो गई, ये पेंडुलम की तरह इस न्यूट्रल कंडीशन को पास करेगी, इधर आएगी, फिर ये आएगी। तो इस तरह से जो बॉडी होती है ऐसे 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 क्या करती है, वाइब्रेट करती रहती है। और वाइब्रेशन के अंदर अगर कोई पैसेंजर बैठा होगा तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी जनरेट होती है, इस स्टेबिलिटी से बॉडी वाइब्रेट करती है लाइक अ पेंडुलम। जैसे पेंडुलम को एक पोजीशन में से आप रिलीज करते हो, न्यूट्रल एक कंडीशन में आता है, लेकिन उसके बाद उस कंडीशन में रुकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट लगना जीरो होता है। लेकिन बिकॉज ऑफ इनर्शिया पेंडुलम अपनी इस न्यूट्रल पोजीशन से सरपास करता है, फिर वापस से रिस्टोरिंग मूवमेंट लगना होता है, फिर वापस आता है, फिर इधर, तो ये आपस में क्या होता रहता है, ऑक्सीलेट करता रहता है। सिमिलरली यहाँ बॉडी मेटा सेंटर के अबाउट क्या करती रहती है, ऑक्सीलेट करती रहती है, लाइकली इज दिस दिस दिस, जिसकी वजह से जो लोग उसके अंदर बैठे हैं दे फील वेरी अनकंफर्टेबल। सो द time period of oscillation basically that depend on this metacentric height. This time period oscillation basically depend on this metacentric height. So the formula of time period oscillation is time period of oscillation is nothing but t equal to 2 pi root kg square GM। ये टाइम पीरियड ऑक्सीलेशन का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में आप एक चीज़ देख सकते हो, जितना ज़्यादा मेटासेंट्रिक हाइट होगी टाइम पीरियड ऑक्सीलेशन उतना ही कम होगा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 2 पाई बाई टी होता है। तो टाइम पीरियड ऑक्सीलेशन कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ज़्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ज़्यादा होगा तो बॉडी बहुत जल्दी वाइब्रेट करेगी, और जब बॉडी बहुत जल्दी वाइब्रेट करेगी तो उसमें लोग जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो अनकम्फर्टेबल फील करेंगे। So when metacentric height increase, comfort of passenger क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसलिए तो GM is inversely proportional to the comfort. लार्ज GM मीन्स लेस कंफर्ट। इसलिए हम लोग ज़्यादा GM नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज शिप में लोग बैठते हैं,
बहुत लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, लग्जरी चीज़ होती है, लोग नाश्ता करते हैं, खेलते कूदते, सब लोग वहाँ सोते भी हैं और कई कई महीनों तक उसके अंदर रहना होता है, जिसकी वजह से बहुत लार्ज वाइब्रेशन अगर वो कंटिन्यूसली उनकी बॉडी झेलती रहेगी तो पैसेंजर्स जो है एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फटीग जनरेट हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा मेटासेंट्रिक हाइट भी आप नहीं बना सकते, इसलिए आपको मेटासेंट्रिक हाइट को एक मॉडरेट लेवल पे रखना होता है। अब इस फॉर्मूले में यहाँ पर केजी दिख रहा है, इस केजी का मतलब क्या होता है, जीएम तो हमें पता है, द मेटासेंट्रिक हाइट, मेटासेंट्रिक हाइट, केजी को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, केजी होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, देखिए कभी आपने ए के स्क्वायर वाला फॉर्मूला पूछा होगा, वही के है, आई को हम ए के स्क्वायर लिख सकते हैं, के जो है यहाँ पर इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन, तो दिस के जी कैन ऑल्सो बी आई बाई ए, और ये आई ऑब्वियस सी बात है वही होगा जिसका आपने मेटासेंट्रिक हाइट यहाँ पर ली है, जिसकी आपने मेटासेंट्रिक हाइट ली है वही आई होगा। और ए क्या होगा, ए यहाँ पर सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया, ओके जो आपने टॉप सरफेस लिया है, जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसका आप क्या निकाल रहे हो, आई निकाल रहे हो, उसी का एरिया यहाँ पर होता है टॉप व्यू का। तो इस फॉर्मूले को जब हम रखते हैं तो इससे हम लोग टाइम पीरियड ऑक्सीडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम लार्ज मेटासेंट्रिक हाइट बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते। तो जो पैसेंजर शिप होती है उनका बहुत ज़्यादा हाइट मेटासेंट्रिक हाइट नहीं लेते, लेकिन जो शिप होती है वॉर वगैरह में यूज़ होती है उनका लार्ज मेटासेंट्रिक हाइट लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो सैनिक हैं, तो उनकी सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कम्फर्ट, क्योंकि वो ट्रेंड लोग हैं। इसलिए जो हमारे शिप होते हैं आर्मी में यूज़ जो शिप होते हैं उनका मेटासेंट्रिक हाइट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पैसेंजर शिप, क्योंकि पैसेंजर शिप में हमें कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर भी देखना पड़ता है। बट ओके आर्मी बैटल वाली शिप है, उस पर कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर की बात नहीं करते, वो सेकेंडरी हमारा क्राइटेरिया है, लेकिन फर्स्ट क्राइटेरिया सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द वेसल, दैट इज द पॉइंट। ओके सो इट इज़ नॉन एज मेटासेंट्रिक हाइट। तो यहाँ पर हमने हर चीज़ मेटासेंटर के बारे में कंप्लीट की है कि मेटासेंट्रिक हाइट को कैसे निकालते हैं, मेटासेंट्रिक रेडियस क्या होती है, आई बाई वी उसका मतलब क्या है, क्यों हम आई लीस्ट ही लेते हैं, क्योंकि लास्ट तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो लीस्ट यहाँ पर लेना पड़ता है। अब इस पर एक क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ, इससे ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बनते नहीं हैं, कोई भी SSC JEE का एग्जाम लो या गेट का एग्जाम लो, तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन मेटासेंट्रिक हाइट पे लेने वाला हूँ। लेट्स सी, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट्स सी हियर व्हाट इज द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर, सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉडी है and height of this body is 1.2 meter and width of this body is 3 meter, the length of this body is 5 meter। ये IS 2003 समथिंग का क्वेश्चन है, और ये बोला हुआ है कि बॉडी का कितना पोर्शन सबमर्ज है, बॉडी का 0.8 पार्ट सबमर्ज इन वाटर, कितना 0.8 मीटर सबमर्ज इन वाटर। फाइंड द मेटासेंट्रिक हाइट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात। सो अगर मैं इसका टॉप व्यू बताऊं तो टॉप व्यू एट लिक्विड सरफेस और टॉप व्यू सेम रहेगा, अलग अलग तो होगा नहीं। तो टॉप व्यू अगर मैं निकालूं सो टॉप व्यू क्या निकलेगा, ये निकलेगा भाई, तो ये 3 मीटर हो जाएगा और ये लेंथ कितनी है यहाँ पर 5 मीटर। अब GM का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आई लीस्ट बाई वॉल्यूम सबमर्ज माइनस BG। यहाँ पर जो बच्चे गलती करेंगे वो B और G को निकालने में, देखिए मैंने बोला था बॉयसी सेंटर, तो जितना वॉल्यूम सबमर्ज है उसका सेंटर, तो 0.8 मीटर हाइट तक सबमर्ज है तो सेंटर कहाँ आएगा, मिडिल में आएगा। तो बॉयसी सेंटर बेसिकली बेस से कितने डिस्टेंस पे होगा, 0.4 पर। अब बात आती है ग्रेविटी सेंटर, तो ग्रेविटी सेंटर क्या होता है, पूरी बॉडी का सेंटर, तो इसकी जो हाइट है उसका आधा होगा, तो ये इसकी डिस्टेंस क्या होगी यहाँ से 0.6 मीटर, क्योंकि 1.2 मीटर हाइट है, तो ये G हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज BG, क्या आपको लगता नहीं 0.2 मीटर होगा, तो BG की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 0.2 मीटर। अब बात आती है आई की, तो आई लीस्ट की बात करेंगे हम लोग, आई लीस्ट, तो आई लीस्ट में लेंथ का तो क्यूब नहीं होगा ना, लेंथ पहले आएगी LB क्यूब बाई 12, क्योंकि BL क्यूब बाई 12 तो क्या होगा मोर हो जाएगा, तो लीस्ट क्या आएगा यहाँ पर, तो लेंथ है आपका 5 × 3 क्यूब बाई 12। अब बात आते हैं वॉल्यूम सबमर्ज, तो भैया इसका एरिया कितना है 5 × 3, तो कितना वॉल्यूम सबमर्ज 0.8 मीटर हाइट, तो वॉल्यूम सबमर्ज कितना होगा 5 × 3 × 0.8।
इन सबको फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास GM आ जाएगा। तो GM इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 5 × 3³/12, वॉल्यूम समझ इज 5 × 3 × 0.8 माइनस 0.2। इसको सॉल्व करना है बस। तो 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये हो जाएगा 9/12 × 0.8 माइनस 0.2, ये आएगा 0.07348 मीटर। दिस इज द आंसर, दैट इज द मेटासेंट्रिक हाइट। तो यहाँ पर साफ है कि मेटासेंट्रिक हाइट क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब ये बॉडी क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो कई बार स्टेबिलिटी भी पूछ सकता है, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। बहुत ज़्यादा वेरिएशन फिर IAS वगैरह भी एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर हमने मेटासेंट्रिक हाइट, मेटासेंट्रिक रेडियस, ये सब हमने कंप्लीट किया। टाइम पीरियड ऑक्सीलेशन भी हमने देखा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू सपोर्ट अवर एफर्ट। यार मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, तभी हमको मोटिवेशन मिलता है, अदरवाइज फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।